हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए। आपका गृह विज्ञान का कुछ छूटा था, कुछ क्वेश्चन छूटे थे, हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो वही लेकर आ गया हूँ। इससे पहले हमने गृह विज्ञान के फर्स्ट पार्ट पर बात की थी, उससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश पर बात की थी। सारे सब्जेक्ट हमने कवर किए थे, 4-4 दिन देखे। ठीक है, आज हम कुछ जो छूटे हैं वो देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कल मैंने बहुत सारे ताने मार दिए थे आपको और उसके लिए सॉरी। करना पड़ता है यार, जब मैं आपको देखता हूँ और आप कहते हैं कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार, सारे तो नहीं आते होंगे। और आप ये मान के सारे क्वेश्चन आते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं आप पढ़िए। आप होम साइंस को इतना लाइटली मत लीजिए, इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैंने बताया होम साइंस बड़ा मजा आता है पढ़ने में। मेडिकल है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, सारी चीजें हैं। तो जब मजा आ रहा है तो उसके साथ और कुछ आएगी, उसके साथ डिफिकल्टी आएगी। कई सारे सब्जेक्ट अगर आएंगे तो आप सारे सब्जेक्ट में तो अच्छे नहीं होंगे। आप होम साइंस में अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार ट्राई करके देखिए। जो इसमें न्यूमेरिकल्स है, मतलब जो गणित से सवाल लिए गए हैं, या फिर जो बहुविकल्पीय है जो आपको लगता है कि नहीं बहुत कठिन है, वो लगा के देखिए। खैर, बहुत हो गई बातें। कल का क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई होप कि आप उसे मेहनत से पढ़ेंगे और उस तरह के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको वो सारी चीजें लगाएंगे। उस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में आधे हैं। जैसे मान लो ये खंड बा है, शायद 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे, बाकी ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने खंड आ से पूरे 20 क्वेश्चन लगाए थे। तो बताइए, खंड बा में इतने ही क्वेश्चन है, खंड आ से हमने 20 क्वेश्चन लगाए, तो खंड आ में तो बहुत कठिन कठिन प्रश्न था। तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। जितना ही पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप उतने अच्छे से लगा पाएंगे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ये बहुत ही सरल सरल कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं और आई होप कि इसको आप बढ़िया से लगा देंगे, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे इसको पढ़ाने में, आप खुद ही लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन पकाने का कोई 2 उद्देश्य लिखिए। 2 उद्देश्य लिखना है भोजन पकाने का। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, भोजन पकाने का 2 उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम किस मकसद से भोजन पकाएं भाई। हम जो भोजन बनाते हैं उसका मकसद क्या होना चाहिए। उसका मकसद यही होना चाहिए कि वो स्वादिष्ट हो, वो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए, कच्चे कच्चे ना उतार दें ताकि पचे ही ना। तो वो एक तरह से पचना चाहिए और स्वादिष्ट होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए जब हम भोजन पका रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण का 4 उपाय बताइए। अच्छा, यहां पर एक चीज का मतलब देख लीजिए, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। ठीक है, और मैं मानता हूं कि आप ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पर्यावरण प्रदूषण पता है। बस हो गया, पर्यावरण प्रदूषण पता है, उसके बचाव के बारे में लिखना है। इसमें कुछ ही शब्दों में लिखना है, ये विस्तृत उत्तरीय नहीं है। तो पर्यावरण के 1-2 प्रदूषण देख लेंगे, उसके बाद उसका जो बचाव है वो लिख देंगे। जैसे मान लो मैंने देख लिया ध्वनि प्रदूषण और मैंने देख लिया जल प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या, ध्वनि प्रदूषण में हमें लाउड स्पीकर नहीं चलाना चाहिए, बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए, बहुत तेज आवाज में कोई स्पीकर या कोई साउंड नहीं बजाना चाहिए। यही हो गया एक पहला नियम, पहला संरक्षण का नियम। और दूसरा हो गया, इसमें 4 बताने हैं तो हम 4 प्रदूषण देख लेते हैं। जल प्रदूषण का मैंने देखा, जल प्रदूषण मतलब हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। और प्रदूषण देख लेते हैं, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का हम देख लेते हैं कि हमें प्लास्टिक जो है उसे जमीन में नहीं दबाना चाहिए। दूसरी चीजें जैसे मान लो वायु प्रदूषण हो गया, तो वायु प्रदूषण के संरक्षण का नियम क्या हो सकता है। वायु प्रदूषण के संरक्षण का नियम होता है कि जो प्लास्टिक है या फिर जो भी कोई चीज हो उसे जलाओ मत। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण का नियम हो गया 4। जब भी आपको आए पर्यावरण संरक्षण का 4 नियम बताओ, तो सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण देखिए। पर्यावरण प्रदूषण आप 4 प्रदूषण लिख लीजिए कहीं आप कोने पे या आपके कॉपी में पीछे। उसके बाद उसका संरक्षण मतलब उसके बचाव का 4 नियम लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, यातायात का नियम लिखिए। यातायात का क्या नियम होता है। यातायात का ये कोई स्पेसिफिक नियम पूछा नहीं है कि आपको इतने ही नियम लिखने हैं या आपको यही नियम लिखना है। आपको जो भी सड़क के नियम पता है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यातायात के नियम मतलब सड़क के नियम। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें सड़क बाएं दाएं और फिर बाएं देख के पार करनी चाहिए। हम सड़क के उस ग्रीन और येलो और रेड लाइट के बारे में भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी लाइटें हमें क्या क्या कहती हैं। और हम लिख सकते हैं कि हमें हमेशा बाएं से चलना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। हमें किसी को अगर पास करना है, मतलब हमें उससे आगे जाना है, तो हमें उसके दाहिने से होकर जाना होगा और हॉर्न बजा के जाना होगा। ठीक है, हमें सड़क पार करने से पहले देख लेना चाहिए कि ग्रीन लाइट जली है या नहीं। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। हाँ, आई होप कि आपको पता होगी।
अगला क्वेश्चन है आदर्श रसोई क्या है। आदर्श रसोई हम देख लेते हैं। आदर्श का मतलब हमने कल आपको बताया था, मोटा मोटा जान लीजिए कि अच्छा, ठीक है। और अच्छा रसोई अब किसे कहेंगे? अच्छा रसोई का मतलब होता है एक ऐसी रसोई जिसमें हवा आए, जिसमें रोशनी आए और जो साफ हो। 2-3 चीजें आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा, एक जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा रसोई है वो क्या सर गांव में ही होती है, शहरों में नहीं हो सकती? क्योंकि शहरों में क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि शहरों में सर छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटे छोटे गलियों में लोग रहते हैं, वहां जो रसोई होती है वो कैसे होती है? या मान लो कोई ऐसा एंगल है जहां पर सूर्य की प्रकाश आ ही नहीं रही है, सूर्य की रोशनी आ ही नहीं रही है, वो कैसे क्या करेंगे सर? तो देखो, मतलब इसका यह है कि जो रोशनीदार हो, ताकि साफ सफाई करने में आसानी हो, जो आप चीजें खोजना चाहे वो आसानी हो, और आपका एक रोशनदान हो जहां से हवाएं आसपास आर पार जा सके, जो आप बना रहे हो उसमें से जो गैसेज निकलती हैं, जो भी वाष्प निकलते हैं, जो भी इसमें खुशबू निकलती है, वो बाहर जा सके। इसका मतलब आदर्श रसोई का मतलब यही है। लेकिन आपको ये सारी चीजें नहीं लिखना है, ये तो मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आपको बस यही लिखना है कि जो आदर्श रसोई है उसमें प्रकाश होनी चाहिए, उसमें खिड़की एक अच्छी होनी चाहिए ताकि हवा आ जा सके, और वो साफ सुथरा होना चाहिए। बस यही लिख के चले आना है, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको बड़े में लिखना हो तो जो मैंने बताया वो आप लिख दीजिएगा। मोच के लक्षण, ये बता रहा है कि मोच आपको लग जाती है, उसका क्या लक्षण होगा बताओ, ये सब पूछ रहा है। मोच आपको लग जाती है, क्या क्या होता है? दर्द होता है, सूजन आ जाती है, आप पैर रख नहीं पाते, बस यही तो लिखना है, आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल की उपयोगिता क्या है? ये कह रहा है जल कैसे उपयोगी है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जल की उपयोगिता क्या है, क्योंकि इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल का क्या कार्य है, या कह सकते हैं शरीर में जल की क्या उपयोगिता है। तो अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जल की, अच्छा ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग थे, बहुत दूर थे, मैंने पास कर दिए ताकि आप समझ सके आसानी से। जल की उपयोगिता जब पूछेगा तो आप दैनिक जीवन में जो जल की उपयोगिता करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, वही लिखिएगा। जब शरीर में जल की उपयोगिता या कार्य पूछेगा तो शरीर में जो जल का उपयोग है वो लिखिएगा। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। जल की उपयोगिता क्या है? जल हम पीने में उपयोग करते हैं, हम कपड़े धोने में उपयोग करते हैं, हम स्नान करने में उपयोग करते हैं, हम घर बनाने में उपयोग करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों में हम उपयोग करते हैं जल का। और शरीर में जल का क्या उपयोग है? शरीर में जल रक्त संचार के लिए होता है, मतलब शरीर में जो रक्त ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं कहीं भी जा रही होती है वो जल के कारण होता है। शरीर अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में प्रयोग होता है, और शरीर का ताप कंट्रोल, मतलब तापमान कंट्रोल करने में, जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करने में, इसमें भी शरीर का उपयोग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्लाइड खत्म हुआ। तो 2 क्वेश्चन मैंने और लिख दिए हैं। शायद ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, पर मैं कोई बात नहीं। सबसे पहले कह रहा है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय। क्या आप ये समझ पाए? मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पोषक तत्व जो होते हैं उनकी सुरक्षा के उपाय। जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन युक्त होते हैं उनकी सुरक्षा कैसे किया जाता है, यही कहना चाह रहा है। इसमें जो आप आंसर लिखेंगे वो कई सारे टॉपिक या कई सारे हेडिंग बना के लिख सकते हैं। पहले हेडिंग बनाइएगा कम पकाना, मतलब जब आप खाना बना रहे हो तो ये ध्यान दीजिए कि ज्यादा पके ना, ज्यादा गल ना जाए, और या फिर जल तो बिल्कुल ना जाए। ठीक है, थोड़ा सा कच्चा बनाते हैं। कच्चा बनाने का मतलब है खाने योग्य और पचने योग्य बना दीजिए बस। और दूसरी बात, आप ढक कर बनाइएगा। तीसरी बात, आप सही टेम्परेचर में उसे रखिएगा। चौथी बात, आप बार बार गर्म मत कीजिएगा। तो कुछ 2-3 बातें 4 बातें ऐसी हैं जो आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर लगा के आप उसे सुरक्षित या आपको उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आपका यहां फिर से मैथ आ गया। नेक्स्ट सवाल पर चलने पे मैथ आया है आपका, एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपए है, विक्रय मूल्य 2000 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपने मैथ छोड़ा था इसलिए आपको मैथ नहीं छोड़ रहा है। चलो हम मैथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो हम क्या निकालेंगे? पहले लाभ निकालेंगे, उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। सर लाभ निकालने का सूत्र बता दीजिए, हमने बचपन में पढ़ा था। लाभ निकालने का सूत्र होता है जितने रुपए में आपने बेचा है उतने रुपए से आप वो घटा दीजिए जितने रुपए में आपने
खरीदा है। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको लाभ आ जाएगा। इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा और 15 रुपए का बेच दिया है, तो आपको कितना लाभ हुआ है ये तभी पता चलेगा जब आप 15 में से 10 निकालेंगे, तभी आपको 5 आएगा। आप ऐसे छोटे सवाल हैं इसलिए आप बता ले जाते हैं, 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए का असर हुआ। लेकिन जब बड़े सवाल आ जाएंगे जैसे ये, तो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, वही ये कहना चाह रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य का मतलब नहीं पता हो आपको, तो विक्रय का मतलब होता है बेचना, वी मतलब बेचना, क्रय मतलब खरीदना। ठीक है, हाँ, तो लाभ कितना आया हमारा? लाभ हमारा आया, विक्रय हमारा कितना था? विक्रय हमारा 2000 था, तो हमने 2000 से क्रय हमारा था 1600 रुपए, 1600 रुपए घटा दिया, हमारा आ गया लाभ 400 रुपए। या मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा क्या बचा है सर? थोड़ा सा ये बचा है कि अभी आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। ये तो मान लिया उसने कि हाँ आपको 400 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि हम 400 रुपए नहीं सुनना चाहते, हमें बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो आप कहोगे सर परसेंट लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत का जो होता है फॉर्मूला वो होता है, जो आपको लाभ मिला है वो लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए किससे सर? 100 से कर दीजिए, बटे में क्या आप लिख रहे हैं सर? बटे में जितने रुपए का आपने स्टार्ट में खरीदा था वो लिख दीजिए, आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। लाभ कितने का हुआ है सर? लाभ 400 का हुआ है, 400 आप लिख दीजिए। कितने से गुणा करना है सर? 100 से गुणा करना है, 1600। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अच्छा, काटने का तरीका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आप लोग शायद आप नहीं जानते होंगे। जो नीचे के जीरो होते हैं उससे पहले ऊपर के जीरो, चाहे ये जीरो काट दो चाहे ये जीरो काट दो, हम ये जीरो काट दे रहे हैं, इसका खेल ही खत्म हो गया। अब ये 400 का 1 से कट गया, 400 हो गया, यहां लिख लेते हैं हम लोग, है ना, यहां लिख लेते हैं। ये 400 का 1 से हो गया, 400 हो गया। ठीक है, 1 से गुणा हुआ था तो 400 हुआ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। हम 16 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 16 ही बचा था क्योंकि दोनों जीरो से कट गए थे। इसको काटिए, 4 को पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, सर कट जाएगा 100 बटे 4 आ गया सर। इसको काटो, इसको भी काटना पड़ेगा सर, बिल्कुल काटना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा एक बार और 100 में 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 बार गया, इसको हो गया 25%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सरल था मुझे लगता है, और आप लोग लगा देंगे। तो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन लिख दिए हैं जिनका जवाब आपको बहुत सारे शब्दों में देना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, पारिवारिक व्यय क्या है? व्यय का मतलब हम सबसे पहले देख लेते हैं। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। पारिवारिक व्यय का मतलब क्या हुआ? परिवार पर खर्च करना। पारिवारिक व्यय का मतलब हुआ परिवार पर खर्च करना, परिवार के सदस्यों के लिए, चाहे उनके शिक्षा के लिए, चाहे उनके खाने के लिए, चाहे उनके कपड़े के लिए, जूते के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, घर के लिए, जो भी व्यय किया जाता है, जो भी खर्चा किया जाता है, उसे ही पारिवारिक व्यय कहा जाता है। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ रहा है सर? और पूछ रहा है उसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझना सीख लेंगे तो आप सारी चीजें सीख लेंगे। प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं का मतलब होता है कि जो पारिवारिक व्यय है, जो हम खर्चा करते हैं, उस खर्चे को डिस्टर्ब कैसे कौन कर सकता है, वो कारक बताने हैं आपको कि वो खर्चे को डिस्टर्ब कर दे। डिस्टर्ब करने का मतलब, जैसे हम कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे घर में कि हम किसी पर्टिकुलर काम पे या किसी खास काम पे हम ज्यादा पैसे लगा देते हैं या लग जाता है, तो बाकी जो काम बचे रहते हैं वो बचे ही रहते हैं अगले महीने के लिए, जब तक सैलरी दूसरी ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे ही वो कारक होते हैं जो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करते हैं। सर एक दो कारक का नाम बता देते तो मजा आ जाता। ठीक है, पारिवारिक व्यय को जो प्रभावित करते हैं वो, उनमें सबसे पहला है कि हमारी आय कम हो। मान लो हमें 50 रुपए का हमारे परिवार का खर्चा है, मान लो 50 रुपए का खर्चा है और हमारा 40 रुपए ही हमें सैलरी मिलती है, हम कैसे खर्च करेंगे? तो इससे हमारा पारिवारिक व्यय बिगड़ जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और सर क्या है? और है, अगर हम किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर महंगाई ज्यादा है तो भी हमारा दिक्कत हो जाएगा, हमारी सैलरी फिर भी कम होगी और महंगाई के हिसाब से हम उतना
पैसा ही नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, हम अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो वहां से भी पारिवारिक व्यय है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और क्या सर, और अगर हम ज्यादा फैशन में उड़ा देंगे या ज्यादा ऊंचे ऊंचे सपने देखेंगे, अपेक्षाएं ज्यादा करेंगे, तो भी वो डिस्टर्ब करेगा। तो कहने का मतलब है वो सारी चीजें जो हमारे व्यय पर, जो हम अपने परिवार के, अपने सदस्य के ऊपर खर्चा करते हैं, उनको डिस्टर्ब करे, हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए कि ये चीजें करनी है, इसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं पर हमारे पास पैसे कम है, तो वो चीजें डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, या उनको प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अपने मन से लिख लेंगे। भोजन परोसने की विधियां बताया गया है। भोजन परोसने की आपकी बुक में कई सारी विधियों का वर्णन किया गया है, आप वहां से देख लीजिए। आई होप कि आपके मैडम, आपके सर, आपके टीचर्स ने वो सारी विधियां लिखवाई होंगी। मैं कुछ मोटा मोटा बता देता हूं। भोजन परोसने की विधियां कई सारी हो सकती हैं। जैसे नंबर 1 है प्लेट विधि। प्लेट विधि में क्या होता है कि सारे व्यक्ति को जिसको परोसना होता है उसको अलग अलग प्लेट दिया जाता है। ये एक तरीका हो गया भोजन परोसने का। दूसरा तरीका होता है जो पारिवारिक भोजन परोसा जाता है, जो परिवार में परोसा जाता है, वो उसमें क्या होता है, उसमें मेज लगाया जाता है और परिवार को थाली और गिलास के साथ भोजन परोसा जाता है। सर 2 तरीके हो गए, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका होता है बुफे सिस्टम, जो हम बारात में जाके खाते हैं, वो तरीका हो गया। 3 तरीका हो गया। कुछ और रूस फ्रेंच वाले भी अपना औपचारिक तौर पे खाते हैं, तो वो लोग आप किताब से देख लीजिएगा। और इसमें कुछ पूछा होगा परोसने की विधियां। ठीक है, परोसने की विधियां हमने बता दिया। कुछ 1-2 बातें और ध्यान रखिए। भोजन परोसते समय हमें सफाई का ध्यान देना होगा। भोजन परोसते समय हमें संतुलित मात्रा का ध्यान देना होगा कि किसको कितना भोजन चाहिए। भोजन परोसते समय हमें सबकी पसंद का ध्यान देना होगा। भोजन परोसते समय हमें सबकी थाली पर ध्यान देना होगा कि किसको कब क्या चाहिए। भोजन परोसते समय हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि कोई व्यक्ति शर्मिला तो नहीं है, वो मांग नहीं पा रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। आई होप कि मुझसे अच्छा आप जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर में सिलाई करने से गृहिणी को लाभ। ये कह रहा है घर में जो सिलाई करती हैं गृहिणियां, जो महिलाएं हैं वो सिलाई करती हैं, उनसे क्या लाभ होता है? इसको पता नहीं, इसको बताना पड़ेगा ना। चलो बताते हैं। इसको बताओ कि घर में जब सिलाई होती है तो जो घर के कपड़े हैं वो बाहर सिलने के लिए नहीं जाते, इससे हमारा पैसा बचता है। घर के जो कपड़े हैं वो हम अपने पसंद का सिल सकते हैं। घर के जो कपड़े हैं उनको हम अपने पसंद से फिट कर सकते हैं। घर के जो कपड़े हैं उन्हें घर में सिला जाता है, इसलिए हमें लेट नहीं होता। हम किसी फंक्शन के लिए अगर कोई सिलवाना चाहते हैं तो वो हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से टाइम रहते उसे सिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यह और कुछ कह रहा है। एवं सिलाई ज्ञान का महत्व कह रहा है कि अगर आपको सिलाई का ज्ञान हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। इसे ये भी नहीं पता, चलो ये भी बताते हैं। इसे बताओ कि अगर सिलाई का ज्ञान हमें हो तो हम पैसे कमा सकते हैं। और दूसरी बात बताओ इसे कि अगर हमें सिलाई का ज्ञान हो तो हम आपातकालीन स्थिति में भी अपने कपड़े रेडी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम सिलाई करते हैं लेकिन उतना नहीं करते कि हम अपने कपड़े खुद सिल लें, हम ज्यादातर कपड़े दे देते हैं। लेकिन अगर हमें सिलाई का ज्ञान हो तो आपातकालीन स्थिति में, मान लो कोई कपड़ा हमने किसी को सिलने के लिए दिया है, कोई फंक्शन आ गया, अब उस टाइम तक वो सिल नहीं पाया है, कुछ चीजें बची हैं, अगर आपके पास सिलाई का ज्ञान होगा तो इसे बताओ कि वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा रहा हमारा। बड़े बड़े क्वेश्चन को हमने देख लिया। एक क्वेश्चन और मुझे दिमाग में आ रहा है। खमीर। खमीर एक पदार्थ होता है जो हम ब्रेड में डालते हैं या जो हम आटे में डालते हैं ताकि हमारी रोटी या जो केक बनाया जाए वो, या जो ब्रेड बनाया जाए वो फूला फूला नजर आए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में भर गई होंगी। और मैं फिर से बता रहा हूं, कल की तरह आप ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहिए। आप अपना बुक पढ़िए, आप अपनी कॉपी पढ़िए, और ये भूल जाइए कि आपको कम से कम जब तक एग्जाम हो रहा है ये भूल जाइए कि आपको होम साइंस आता है। प्लीज आप पढ़िए, आपको आता है जो चीजें वो आप लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़े में लिखने की कोशिश कीजिए। और जो चीजें आती है आप लिख ले जाते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। जो नहीं आती, जो आपको लगता है डिफिकल्ट है, जैसा कि मैंने कल बताया था, कल मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे थे, ऐसे बहुविकल्पीय देखे थे जिनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, बहुत अलग अलग क्षेत्र से आ रहे थे,
तो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। आई होप कि आप मेहनत से पढ़ेंगे और आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे होम साइंस आता है। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर का। तो आज की क्लास बस